होता होगा, ऑनलाइन क्लास का मैसेज नहीं मिलता होगा, ऑनलाइन क्लास का भी बैठता है नहीं, और इंटरनेट से आपको आ रहा है। अरे तो उनको मैसेज कर देते ना, आप प्रदीप भैया को मैसेज कर देते, नंबर हमसे ले लेना, और यहाँ पीछे तो बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये नंबर हमसे ले लेना, उनको कर देना। क्वालिटी बस ना मेरे ख्याल से 8-10 क्लासेस हो चुकी, क्वालिटी तो लोग हो चुके हैं, क्वालिटी के जितने भी आपने मेन टॉपिक का पूरा सब हो चुके हैं, आपका सिर्फ छिटपुट बचे हैं इधर उधर के, तो छींटे टाइप की होती है वो ब्लॉग रिवाइज करवा देना एक बार हैं, ये ब्लॉग है रिवाइज करवा दो, रिवीजन के लिए कहीं रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन करवा देना सर आप ऑनलाइन रिवीजन करवा देना, रिवीजन करवा देंगे, अगर ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन करवा देंगे, सर ऑनलाइन करवा देना, अभी देख लेते हैं, अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ करवा देंगे, अगर यहाँ नहीं हो पाए किसी वजह से तो ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे हैं, कैब चल रहा है, कैब नहीं चल रहा था, तब कैब चल रहा था, हाँ कैब के बारे में चल रहा था, कैब के बारे में पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो कैब में क्या क्या बताया था, आर्टिकल 148 से 151 तक, ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, कैब का है। कैब के आर्टिकल 148 से 151 तक जितने भी आर्टिकल्स थे ये आपको सब बताए थे, एक एक करके बता दो ये इनमें क्या क्या है। 148 में क्या है, कैब का पद दिया गया है, 49 में कार्य दिए हैं, 50 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है, ऑडिटिंग करना, और आर्टिकल 151 में रिपोर्ट बताया गया, इसकी रिपोर्ट प्रतिवेदन वगैरह ये कौन से हो जाएगा, आर्टिकल 151 में हो जाएगा। इतने आर्टिकल हमारे कैग से संबंधित हैं। अब इसमें आपको बताया था कि जो कैग होता है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बेसिक अगर चीजें देखेंगे, कैग की बेसिक चीजें देख लें तो पहली बात ध्यान रखना है कि नियुक्ति, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, कैग को शपथ के बारे में कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, और कौन सी सूची में है, तीसरी सूची में, पहला पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा और अगर देखें कैग के कार्यकाल के बारे में, कैग का कार्यकाल, कैग का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, ये इसका कार्यकाल होता है। अगर इससे पहले अगर इसका पद खाली होना हो तो कैसे हो जाएगा, या तो ये अपना इस्तीफा सौंप दे, या फिर अचानक इनकी मृत्यु हो जाए तभी पद खाली हो जाएगा, या फिर इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए। किस आधार पर, उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, सेम टू सेम उसी प्रक्रिया से किसको हटाएंगे, कैग को हटा देंगे। इतनी चीजें। और अगर देखें इनके वेतन भत्तों के बारे में, इनके वेतन भत्तों के बारे में अगर देखें तो सामान्यतः उनको उतना ही वेतन मिलता है जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको वेतन मिलता है। इनको जो वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ये तो ध्यान रखें, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है, 2.5 लाख रुपए, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,80,000 रुपए, और 2.5 लाख रुपए अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। जो अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मिलता है, उतना ही वेतन किसको मिलता है, कैग को मिलता है। और कैग के बारे में बताया था कि कैग का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान, ठीक है, हमारा ब्रिटेन के संविधान से इतना कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है कैग के बारे में। देखो वो सारा लिख दिया है, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब आता है अगला एक बार कार्य, कैग के कार्य। क्या क्या कार्य करते हैं कैग, कैग के कार्य। कैग के कार्य की बात करें तो केंद्र के लिए एवं राज्य के लिए, दोनों के लिए एक ही पदाधिकारी होता है कैग। जैसा कैग होता है राज्य में कोई पदाधिकारी नहीं होता है, तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पे कार्य कौन करते हैं, कैग करते हैं। अगर केंद्र से संबंधित कोई कार्य है तो उसकी
रिपोर्ट किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को दे देंगे। और राज्य से संबंधित अगर कोई कार्य है तो उसकी रिपोर्ट किसको दे देंगे, राज्यपाल को दे देंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है, जैसी रिपोर्ट मिलती है राष्ट्रपति इसको कहाँ रखवाएंगे, संसद के सदन में रखवाएंगे। यहाँ पर राज्यपाल कहाँ करेंगे, विधानमंडल में रखवाएंगे। डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट ये संसद में नहीं रखवाते, ध्यान रखना है, ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट संसद में नहीं रखवाते हैं। ये रिपोर्ट किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट किसको रखवाएंगे, संसद को रखवाएंगे। ऐसे यहाँ पर राज्यपाल राज्य रिपोर्ट किसको दे देंगे, राज्यपाल को। और राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे, राज्य के विधानमंडल में रखवाएंगे। अब इनके और कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है, खातों की ऑडिटिंग करना। खातों की ऑडिटिंग, इसके लगभग वही कार्य होते हैं जो पीएससी के होते हैं, लोक लेखा समिति के जो कार्य होते हैं वही लगभग कार्य किसके होते हैं, कैग के होते हैं। खातों की ऑडिटिंग करना इसका कार्य होता है, कैग का कार्य होता है। जैसे मान लिया सरकार की कोई कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी की, तो एनटीपीसी सरकार की कंपनी है। एनटीपीसी ने किसी वर्ष कोई प्रॉफिट गेन किया, इसको अपने खाते में मेंटेन करके रखें कितना प्रॉफिट हमने गेन किया और सरकार को बता देगी कितना। अब मतलब मान लीजिए प्रॉफिट बताया कि हमने कितना गेन किया, 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया, इतना मान लिया। तो वास्तव में इतना ही हुआ या पता नहीं हुआ 1200 करोड़ का हो तो 1000 करोड़ लिख दिया गया हो और 200 करोड़ मैनेजर अपने पास लेके चले गए, ये भी तो हो सकता है। तो ये वास्तव में 1000 करोड़ का हुआ है या नहीं हुआ है, पूरे पूरे खातों में लिखा गया होगा, कौन से दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी बिक्री हुई, सब लिखा है। तो इस पूरे के पूरे खातों की जांच करना या ऑडिटिंग करना ये किसका कार्य होता है, क्या कार्य होता है, ये केंद्र सरकार की है। एनटीपीसी किसकी, केंद्र सरकार, ऐसे राज्य सरकार की भी कोई कंपनी हो सकती है। तो उन सब के खातों की जांच करना या ऑडिटिंग करना ये किसका कार्य होता है, कैग का कार्य होता है। दूसरी बात, कोई भी पैसा जो खर्च किया गया है, खर्च किया गया धन, खर्च किया गया धन सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा, यानी जिस अथॉरिटी के द्वारा उसको खर्च किया गया है वो व्यक्ति उसके लिए अथॉराइज था या नहीं था, ये देखना किसका कार्य होता है, कैग का कार्य होता है। और इसी कार्य को कौन करता है, पीएससी करती है, लोक लेखा समिति भी यही कार्य करती है। और जब इस कैग की रिपोर्ट आ जाती है, कैग की रिपोर्ट आ जाएगी, इस रिपोर्ट पर यानी कि कैग की जो रिपोर्ट होगी इस रिपोर्ट पर डिस्कशन कौन करता है, लोक लेखा समिति, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं लगभग वो सेम काम होते हैं दोनों के, जो लोग ये संस्था पे काम होती है, ये स्वतंत्र पदाधिकारी सेम कर होता है। तो कैग क्या करेगा, रिपोर्ट अपनी बनाकर जो राष्ट्रपति को देगा, जो संसद में रखवाई जाएगी, इस संसद पर डिस्कशन करने का यानी कि जांच करने का अधिकार कौन करता है, पीएससी रखती है। इसके अलावा जो पैसा खर्च किया है वो सही व्यक्ति के द्वारा और सही समय पर सही जगह पर किया गया है या नहीं किया गया, कौन देखेगा, ये कैग देखेगा। लेकिन ये वो कार्य करेगा जो पैसा खर्च हो चुका है, ठीक है, पैसा खर्च होने से पहले इसका कार्य स्टार्ट नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसके नाम से जो नियंत्रक लगा हुआ है, नाम का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो रियलिटी में नियंत्रक है नहीं, ये क्या है, ये केवल तो महालेखा है, ठीक है, महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक का कार्य करता नहीं है। नियंत्रक का मतलब क्या होता है कि पैसा भाई हमसे पूछ के खर्च करो, गलत जगह पे नहीं खर्च करो, हम देखेंगे, तो ये कार्य इसका नहीं है। पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद जांच करेगा कौन, कैग। और जो क्या होता है, अगर किसी भी सरकार के द्वारा कहीं पर किसी तरीके के लेन देन में कोई भ्रष्टाचार किया गया है तो भ्रष्टाचार की जांच करना ये कार्य किसका होता है, कैग का होता है। अब देखो सरकारी संस्थानों में कई बार सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार किया जाता है, तो वो भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे मान लिया मेरी दुकान है, एकदम छोटे से एग्जाम्पल से समझे, मान लिया मेरी एक दुकान है और उस दुकान पे मान लिया परफ्यूम की दुकान है, किराना की दुकान होता है, किराने की दुकान है। इस किराने की वाली दुकान से मान लिया कोई व्यक्ति सामान लेने के लिए आया और मान लिया किसी तरीके का उसको वो हमसे चाहता है कि बिल बना दें, क्योंकि उसको बिल को अगर लगा देगा तो उसको कहीं ना कहीं से पेमेंट मिल जाएगा, सरकारी खातों इस तरीके से चलते हैं। ये व्यक्ति हमारे पास सामान लेने आया और इसने पूरा सामान लिया और सामान कितने का हुआ है, 1000 रुपये का सामान हो गया, 1000 रुपये। ये व्यक्ति हम इसको खर्चा भी कितने का बना के देंगे, बिल 1000 का बना के देंगे, इसको सरकार की तरफ से पैसा कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ये तो सिस्टम पता है ना। लेकिन ये व्यक्ति ये चाहता है कि सामान तो 1000 का हमने लिया है लेकिन बिल हमको कितने का बना के दे दिया
तभी ये 1500 का बिल लगा देगा, सरकार की तरफ से इसको पैसा कितना मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा। अब कुछ ना कुछ हमको फायदा हो तभी हम 1500 का बिल बनाएंगे, समझ रहे हैं? अगर हमको कुछ ना कुछ फायदा हो तभी तो 1500 का बना के देंगे, या तो 1500 का बना के देंगे, तो भाई 1500 का सामान दो तो 1500 का बना के देंगे। तो ये व्यक्ति हमसे कह रहा है देखो सामान तो हम 1000 रुपया का लेंगे, लेकिन रुपया आपको कितना देंगे, रुपया आपको 1100 देंगे, फिर कितने का बनाना है, 1500 का बनाना है। समझ गए? भ्रष्टाचार टोटल कितने का हुआ, 500 रुपया का। 500 रुपया भ्रष्टाचार हुआ, 100 रुपया का फायदा किसको मिला, हमको। 400 रुपया का फायदा किसको मिला, उस व्यक्ति को। तो ये इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। ऐसे सरकारी खातों में से भ्रष्टाचार होगा। किसी भी चीज की खरीद फरोख्त की जाती है तो कितने की ली जाती है और फिर उसका किसी तरीके से बनाया जाता है और यही चीज दिखा दी जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है? यही बहुत बड़े बड़े स्तर पे चलता है, बहुत बड़े बड़े घोटाले सुनते हैं कि वो पोस्ट घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ऐसे होते हैं, ठीक है? कहीं से कोई चीज ली और ली कितने की है और बिल कितने का दिखाया है। तो कौन सी कंपनी थी, कोई कंपनी थी, वो ट्रेडिंग करके कोई व्यक्ति आता है, वो उसमें मध्यस्थता की थी बीच में इसी तरीके का, ये इसी तरीके घोटाले करते हैं। छोटे से स्तर पे समझाए, ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाता है। जब भी बाहर से कोई चीज खरीदी जाती है तो ली कितने की जाएगी, जैसे मान लिया हमने 1000 और 1100, पता लगे वो चीज कितने की है, 1000 करोड़ की, और दिखाई कितने की गई है, 1500 करोड़ की, और मतलब दिया कितना है, 1100 करोड़। कंपनी को कितना जो बीच में भ्रष्टाचार का मिला है, 100 करोड़ रुपया। और बीच में जो भी अधिकारी वगैरह या जो भी सरकार वगैरह जो भी विपक्ष के लोग शामिल होंगे उनको कितना घोटाला हो गया, 400 करोड़ का घोटाला, ठीक है? इसको होता है, ये सब जांच करना किसका काम होता है, इसी का काम होता है। तो ऐसे करके जांच की जाती है कैग के द्वारा। इस कैग की रिपोर्ट पर कौन डिस्कस करेगा, जो मिलेगा। ये कार्य होते हैं कैग, मतलब इसको सार्वजनिक धन का संरक्षण कहते हैं। जो हमारा कार्य पीएससी होता है, लोक लेखा समिति का कार्य होता है, वही लेवल कार्य इसका होता है। इसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक धन का संरक्षक। सार्वजनिक धन किसको बोलते हैं, जनता का धन, ठीक है? सरकारी पैसा जनता का धन ये तो है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको उस धन का संरक्षक कहते हैं। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का पैसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षक। क्लियर की बात है? ये कार्य मतलब कैग के कार्य, कैग के कार्य। पहला पॉइंट केंद्र राज्य सरकार में, राज्य सरकार में कैग जैसा राज्य सरकार में कैग जैसा कोई पद नहीं होता। राज्य सरकार में कैग जैसा कोई पद नहीं होता। कैग कैग राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कैग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खातों की जांच, कैग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खातों की जांच करते हैं, दोनों के खातों की जांच करते हैं। अगला पॉइंट, ऑडिट किए गए खातों, ऑडिट ऑडिट तो हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण, ऑडिट ऑडिटिंग, ऑडिट किए गए खातों से संबंधित रिपोर्ट, ऑडिट किए गए खातों से संबंधित रिपोर्ट कैग द्वारा राष्ट्रपति, कैग द्वारा राष्ट्रपति
एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ब्रैकेट में लिख लो राज्यपाल के आगे, राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट। सभी रिपोर्ट राज्य को नहीं दी जाती है, वही रिपोर्ट दी जाएगी जिसका राज्य से संबंध होगा। राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, को सौंपी जाती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद पटल पर, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद पटल पर जबकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर, जबकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, मतलब सदन में रखवाते हैं, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। अगला पॉइंट, खर्च किया गया धन सही व्यक्ति के द्वारा एवं सही जगह पर, सही व्यक्ति के द्वारा एवं सही जगह पर किया गया है या नहीं, मतलब जो पैसा खर्च किया गया है वो सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा किया गया नहीं किया है, ये देखना किसका कार्य होता है, कैब का कार्य होता है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे, कई बार आपने देखा होगा, जैसे एक छोटे शहर का एग्जाम्पल ले लेते, बड़े स्तर पे तो क्या काम करता है, पीलीभीत में अगर कोई छोटे शहर में या पीलीभीत में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही तो कैब देखने को नहीं आएगा, ठीक है। अब पता नहीं पीलीभीत में बड़े छोटे स्तर का जिला है, अब कैब में और इतने बड़े स्तर का अधिकारी पीलीभीत नगर पालिका का ऑडिट करने नहीं आएगा ना, इतने बड़े स्तर। आप जैसे मान लिया ऐसे समझो कि मैंने ये ऐसे करके रोड जा रही है, ये रोड कौन सी है, ये पीलीभीत का रोड है, ठीक है, पीलीभीत से टनक होता है, ऐसे रोड आ रही है और इसी रोड पे से एमबी से करके चौराहा निकाल दिया, ये चौराहा अपने वाला चलाया, डिग्री कॉलेज चला और ये सब कहां चला गया, ये आगे चला गया जाके जो ग्रामीण इलाका हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके मान लिया। अब मान लिया कि अभी आप देख ही रहे होंगे, कभी अगर जाएंगे तो यहीं पे जब डिग्री कॉलेज से पीछे वाले रोड पे जाएंगे तो वहां पे तो रात में खड़ंजा उखेड़ रहे हैं, देखा नहीं देखा, वो जो वहां पे ईंटें लगाई है उसको उखेड़ रहे हैं, उसके नीचे वो तार वगैरह पाइपलाइन वगैरह कुछ जाता है, ठीक। ये कार्य पहले भी तो किया जा सकता था, जब उसको बनाया गया तब भी तो किया जा सकता था, लेकिन ये उस समय नहीं किया गया। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लिया ये रोड है, इस रोड के ऐसे किनारे पर क्या किया गया, खड़ंजा डाला गया। अब खड़ंजा डाल दिया गया, उसके बाद मैंने अरे नाली छूटी, नाली नहीं बनाई, ठीक है, तो पहले खड़ंजा डाला गया तब पैसा खर्च किया गया। अब क्या करेंगे, अब इस खड़ंजे को उखाड़ेंगे, ठीक है, इस खड़ंजे को उखाड़ेंगे, ईंट से करेंगे, ईंट से भाई, लेकिन यहाँ पर जो श्रम की लागत आई है वो पैसा किसका खर्च हुआ, हमारे आप लोगों का तो खर्च हुआ है, ठीक है, वो किसका पैसा, सार्वजनिक धन है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर नाली खोदेंगे, नाली खोदेंगे, नाली बनाएंगे, उसके बाद फिर से खड़ंजा डालेंगे, थोड़े देर बाद अरे यहाँ से टेलीफोन वाली लाइन तो डालना भूल ही गए, फिर से खड़ंजा उखाड़ेंगे, फिर से टेलीफोन की लाइन डालेंगे। ये क्या हो रहा है, ये होता है, इससे सार्वजनिक धन का अनावश्यक व्यय होता है, सार्वजनिक धन का इससे अनावश्यक व्यय होता है। और मान लिया, जैसे मान लिया ये ऐसे अभी नाली बन गई, नाली बन गई, थोड़े समय अरे नाली कम गए, पानी भर जाता है, फिर से खुदाई होगी, अब और गहराई से उसको बना लिया। ये चीज बोलते हैं अनियोजित ढंग से विकास। जब अनियोजित ढंग से विकास किया जाएगा तो पैसा किसका खर्च होगा, पैसा तो आम पब्लिक का खर्च होता है, आम पब्लिक करेगा, हमारी जेब से डायरेक्ट नहीं जा रहा, लेकिन
देखिए इनडायरेक्ट तो हमारी जेब से ही जा रहा है, सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है कहीं ना कहीं से पैसा कहाँ से लिया जाता है, हमें आपसे तो लिया डायरेक्ट टैक्स से लेंगे। ये छोटा सा बच्चा जो उससे लेकर एक ऐसा व्यक्ति जो अंतिम संस्कार जिसका होने वाला है, वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। हम लोग खाली इनकम टैक्स ही तो नहीं देते, बाकी सारे टैक्स तो देते हैं, हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप टैक्स देते नहीं, सब टैक्स दे रहे हैं, देते सभी लोग कॉपी यूज कर रहे हैं। इस कॉपी में तो जीएसटी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ टैक्स वाला पैसे, तो ये सब पैसा ही तो यहाँ पे खर्च होता है। तो ये पैसा किसका है, सार्वजनिक है, तो ये अनावश्यक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही चीजें हो जाता है भ्रष्टाचार। ठीक है, ये चीजें होता है भ्रष्टाचार, बार-बार करेंगे, बार-बार एक बार पता लगे क्या करवा दिया, पैसा कितना खर्चा आया, 1.5 लाख रुपया खर्चा आया, एक एग्जाम के तौर पे 1.5 लाख रुपया खर्चा है, ठीक है, 2.25 लाख का बिल बना, समझिए इस तरीके। फिर दोबारा करवाएंगे, उसको खर्चा करेंगे किसी तरीके से होता है। तो ये सब काम अगर बड़े स्तर पे होता है तो ये काम देखने के लिए क्या है, कुछ छोटे स्तर की चीजें नहीं, ये हम लोगों के सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, ठीक है, एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। इसको बड़े स्तर पे जब किया जाता है तो बड़े स्तर पे ये काम पकड़ लेगा कौन, ये बड़ी चीज होती है। अगला पॉइंट उसका नोट करो, तो ये होता है कि सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया, देखना किसका कार्य होता है, कैग का कार्य होता है। अगला पॉइंट, कैग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, कैग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, ये भ्रष्टाचार की जांच करती है, ये भ्रष्टाचार की जांच करती है, ठीक है। ये सरकारी किसके हो जाते हैं, सरकारी कैग के हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है PAC लोक लेखा समिति, के बारे में ध्यान है, कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति, 22 सदस्य होते, कहाँ से कितने, लोकसभा से कितने, 15, राज्यसभा से 7। अध्यक्ष कौन होता है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का, बताओ विपक्ष का सबका विपक्ष है, सत्ता पक्ष कोई नहीं है, सबका विपक्ष बोलना ये किसकी जांच करेगा, भ्रष्टाचार की जांच करेगा। और भ्रष्टाचार की जांच करेगा, अध्यक्ष अगर अपना ही आदमी बना दे तो जांच करेगा ढंग से, क्या तो नहीं करेगा। तो विपक्ष का कोई व्यक्ति इसकी जांच करता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ये बात संविधान में लिखी हुई है या ऐसे ही बस ऐसे ही, ठीक है, संविधान में लिखी परंपरा है, ये परंपरा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का व्यक्ति, ठीक है। ये सब काम हो जाते हैं कैग, आप देखो और आगे देखिए। अब चूंकि कैग का पद ये काफी हद तक स्वतंत्र पद है, तो अब कैग को काफी हद तक कुछ ना कुछ स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। कौन से मामलों में क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई, देखो कैग, इसको देख लेते हैं कि कैग को कैसी क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं ताकि कैग निष्पक्ष होकर बढ़िया ढंग से कार्य कर सके। तो अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कैग की स्वतंत्रता। ये पॉइंट लिखो, इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। ये पॉइंट लिख लो, कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक, कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। अगली आ जाती है इसकी स्वतंत्रताएं। क्या क्या स्वतंत्रताएं कैग को प्रदान की जाती है ताकि स्वतंत्र होकर वो कार्य कर सके, किसी प्रेशर में ना रहे। तो पहला पॉइंट तो रहता है कि इसको निश्चित कार्यकाल मिलता है, कैग को एक निश्चित कार्यकाल मिलता है, किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, कैग किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, ये निश्चित कार्यकाल होगा। कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो बिहार वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन आया नहीं आया था महाधिवक्ता का कि ये पूर्णकालिक सदस्य होता है, आया था उसमें पूर्णकालिक सदस्य लगा दे, पूर्णकालिक सदस्य इतनी बार पढ़ा, महान्यायवादी पूर्णकालिक होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, बता नहीं होता था। पूर्णकालिक का मतलब इसको निश्चित का समय दिया जाए, ये पूर्णकालिक है। देखो इसके पास क्या निश्चित का, इसको बोलेंगे पूर्णकालिक, महान्यायवादी पूर्णकालिक नहीं होता है, गलत भी लगाता है।
रास्ते में भी क्लास लेते हैं लोग। रास्ते में क्लास ले लेते हैं। सर आप गाड़ी में बैठकर क्लास ले सकते हैं तो रास्ते में मैं उस दिन करते थे, बहुत अर्जेंट गए हुए थे और बहुत अर्जेंट गए हुए थे तो फिर रुक गए थे, वहाँ थे तो हमने कहा चलो गाड़ी के अंदर क्लास ले लेते, खाली बैठे हुए थे दरअसल मुझसे ससुराल गए हुए थे तो हमने कहा चलो जरा देर के लिए रोक लेते हैं, वहाँ अर्जेंट काम था, हमने कहा चलो क्लास ले लेते हैं। तो गाड़ी में से ले लेते, वैसे गाड़ी में से थोड़ी क्लास ले लेते हैं। जब स्वतंत्रताओं की अगर बात करें तो पहली स्वतंत्रता क्या होती है, उसको निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, मतलब इसको 65 वर्ष या 6 वर्ष का जो कार्यकाल है इससे पहले इसको नहीं हटा सकते, अगर हटाएंगे तो एक बहुत कठिन प्रोसेस होता है, पता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट आते हैं तो सीधी बात है, उसको इसके कठिन प्रोसेस से हटाएंगे तो स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर लेगा। और अगर बात करें दूसरे, जब तक ये व्यक्ति अपने पद पर रहता है, पदावधि के दौरान इसके वेतन, भत्ते, सुविधाएं या फिर छुट्टियों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो भी सुविधाएं उसको दी गई हैं उन सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर है। पदावधि पूरी हो जाए उसके बाद आप उसका मतलब क्या कर सकते हैं, तो उसको उसकी सुविधाओं से कटौती कर सकते हैं। जब तक पद पे रहेगा तब तक उसकी सुविधाओं वगैरह में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं ताकि प्रेशर में आके कम ना करें। एक तो ये, और अगर बात करें इसके बारे में तो जब कैग रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद सामान्यतः ये कोई पद धारण नहीं करता, ये फिलहाल स्पष्ट रूप से कि जब भी कैग रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद सामान्यतः इसको भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। लालच नहीं करता, सीधी बात है। अगर पहले ही उसको दे दिया कि सरकार के बजट काम करोगे बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, अब पहले ही बता दिया गया कि तुम्हें कोई पद मिलेगा ही नहीं, तो स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्वतंत्र होकर काम करेगा। इतनी स्वतंत्रताएं दी जाती है उसको। और अगर बात करें इसके अलावा इसका जो वेतन भत्ता होता है ये कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है। इसका वेतन भत्ता संसद डिसाइड करती है और संसद डिसाइड करते हुए वेतन भत्ता कितना दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दिया जाता है। जब भी वेतन भत्ता संसद डिसाइड करेगी तो सीधी सी बात है वहां पर थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, ऐसे करके मजबूती आ जाती है। अगर राष्ट्रपति ने डिसाइड किया है तो राष्ट्रपति अगला वेतन भत्ता अगला पदाधिकारी आएगा तो राष्ट्रपति कंफर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, मतलब संसद में एक कानून लाया गया होगा, उस कानून को पारित करने के बाद फिक्स किया गया होगा कि कैग को कितना वेतन देंगे, 2.5 लाख रुपया महीना देंगे। अब चाहे इस राष्ट्रपति की जगह अगले राष्ट्रपति आ जाए, चाहे उनके अगले राष्ट्रपति आ जाए, जब तक संसद इस कानून को परिवर्तित नहीं करेगी तब तक कम नहीं कर सकते, उतना ही वेतन मिलेगा। अगर कम करना है, बढ़ाना सामान्य तो बढ़ाते हैं, कम थोड़ी करते, ठीक है। अगर ये बढ़ाना कुछ भी करना है तो संसद में खुद से काम कराना पड़ेगा और संसद में कानून लाना पड़ेगा, संसद से बात कराना पड़ेगा। इस तरीके तो ये वेतन भत्तों की उसको सिक्योरिटी दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद किसी पद को लेकर कोई लालच नहीं रहता है। इसके अलावा जब तक पद पे रहेंगे तब तक वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकते हैं और निश्चित कार्यकाल रहता है, उस कार्यकाल से पहले उनको सामान्यतः हटा नहीं सकते। इसका कोई अपवाद है, वित्तीय आपात। आर्टिकल बता दो वित्तीय आपात चल रहा है सर, कौन सा 360 और बता दो 360 वित्तीय आपात का लागू करते हैं कितने महीने में अप्रूवल दिलाना होता है, कितने महीने के बाद फिर से 12 अप्रूवल दिलाना होता है, एक ही बार अप्रूवल दिलाना होता है, इसके बाद कंटिन्यू लागू रहता है जब तक चाहे तब तक लागू है। 6 महीने वाला कौन सा है, बाकी के दो 352 और 356 महीने वाले हैं, इसको केवल एक बार अप्रूवल दिलाना पड़ेगा 2 महीने बाद, उसके बाद कंटिन्यू जाएगा। रिवीजन करते रहो, इधर उधर मिलाओ ना। ये हमारी क्या होती है, स्वतंत्रता है, नोट कर लो, देख लो क्या की स्वतंत्रता है। सदन में अपनी बात को रख सकता है, हाँ बात रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। जो भी पदाधिकारी होते हैं जो सदन के सदस्य नहीं होंगे वो वोट नहीं दे सकते। जैसे यही चीज महान्यायवादी के बारे में लागू होती है, महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले बैठ सकता है लेकिन हाँ बैठ सकता है, वोट नहीं दे सकता, हाँ किसी भी सदन में, दोनों सदनों में बैठ सकता है, अपना मत अगर देना मतलब व्यू अपना विचार रखना है वो भी रख सकता है, लेकिन बस वोट नहीं दे सकता क्योंकि सदन का सदस्य नहीं होता, महान्यायवादी भी नहीं होता। नोट कर लो इसको। स्वतंत्रताएं पहला पॉइंट, स्वतंत्रता पहला पॉइंट, इसको निश्चित
निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, इसको निश्चित कार्यकाल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान उनके वेतन भत्तों, पदावधि के दौरान उनके वेतन भत्तों, सुविधाओं, सुविधाओं एवं छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट, रिटायरमेंट के पश्चात, रिटायरमेंट के पश्चात ये राज्य सरकार, रिटायरमेंट के पश्चात ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। कोई पद धारण नहीं करेंगे का क्या मतलब होगा? कोई भी पद धारण नहीं करेंगे या कोई अपवाद होता है इसका? लाभ का तो वैसे कोई ही नहीं कर सकता है। जैसे ये हम कहें कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो कोई पद धारण नहीं करेंगे, तो कोई भी पद धारण नहीं करेंगे तो उसको इसका अपवाद हो सकता है राज्यपाल। ठीक है, जो बताया गया सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जेक्शन किया है, तो राज्यपाल के पद को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, राज्यपाल बना सकते हैं किसी राज्य का, तो इनको भी बना सकते हैं जो जी वहां पे ये बात है। अगला पॉइंट, इनका वेतन भत्ता, इनका वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है, इनका वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, के समान होता है। ठीक है, योग्यता को क्या की स्वतंत्रता है। और लास्ट में देख लेता है इसका यूके के संविधान से या यूके के टैब से एक की सत्ता का लागू, ये पद कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और यूके के संविधान से इसकी तुलना करवाई जाएगी हमसे कि भारत का टैग या फिर यूके का टैग की सत्ता अलग है, या भारत के टैग में यूके के टैग में क्या क्या समानताएं हैं या क्या समानताएं हैं, ये चीजें जान लेनी है। तो इसकी तुलना कर लेते हैं कहां से? ब्रिटेन के संविधान से कर लेते हैं। तो चूंकि एक बार हमारा ब्रिटेन से लिया गया है तो ये कर लेते हैं भारत का टैग और दूसरी का टैग ब्रिटेन का टैग ले लेते हैं। हमारे यहाँ का टैग ब्रिटेन के संविधान से लिया जरूर गया है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान से बहुत अलग है माने यहाँ का लोग किस तरीके से। पहली बात, अब इसकी नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति की अगर बात करें तो भारत के टैग की नियुक्ति कौन करते हैं? टैग की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। हम ब्रिटेन के टैग की नियुक्ति की बात करें तो कौन नियुक्त करेगा? सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, भाई यहाँ पे कौन होते हैं? क्राउन, यहाँ पे समानता होगी। क्राउन मतलब वहाँ के शासक को क्राउन करें, मुकुट। ठीक है, वहाँ के शासक को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होते हैं भाई वहाँ पे कौन होते हैं? क्राउन होते हैं। तो नियुक्ति में दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दूसरी अगर बात करें संवैधानिक संरक्षण की अगर बात करें, संवैधानिक संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण की अगर बात करें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका कॉन्सेप्ट किया गया है, टैग का कॉन्सेप्ट किया गया है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसे किसी आर्टिकल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान ही लिखित नहीं है। अगर संविधान लिखित नहीं है तो क्या मतलब होगा कि ब्रिटेन में संविधान ही नहीं? हाँ, क्या मतलब होगा? हाँ
और कुछ बता क्या मतलब कई बार सोचते हो कहते हो कि ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, कई बार बोलते नहीं बोलते क्या मतलब होता है इसका लिखित संविधान में, वहाँ का संविधान नहीं है, मतलब ऐसे खाली मुंह से बोल देते कि हाँ ये चीज संविधान में है, लिखित नहीं मतलब अलिखित मौखिक, इसका क्या मतलब ये मतलब हुआ क्या हो, अगर लिखित नहीं है क्या मतलब हुआ मौखिक है। हाँ ये अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है, बताओ कोई बता सकता है क्या मतलब, पहला सुना तो वही जगह कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, क्या मतलब मौखिक है, ये तो होगा नहीं। सर ब्रिटेन का संविधान ऐसे लिखित है लेकिन उसको एक प्रक्रिया में सजाया नहीं गया है। हाँ जैसे जैसे हमने अपना संविधान बैठ के लिखा है, हाँ जैसे हमारा संविधान लिखा है 2 वर्ष 11 8 में लिखा गया बैठ के, ऐसे संविधान लिखा नहीं गया ब्रिटेन का। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है और ब्रिटेन की संसद ने जो कानून बना दिया वो वहाँ का संविधान हो गया, ठीक है। जो कानून हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे सर्वोच्च कौन सा संविधान है, ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च, वहाँ की संसद जो कानून बना देगी वही क्या हो जाएगा, वही कानून हो जाएगा, वही संविधान हो जाएगा। तो लिखित नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पे एक जगह पे बैठ के नहीं लिखा गया, सिस्टम से पूरा चला आ रहा है, कोई पूरा संविधान बनता चला जा रहा है ऐसे करके। तो देखो यहाँ जब ऐसे अगर कोई एक निश्चित है ही नहीं तो कोई संवैधानिक संरक्षण के अंदर कोई आर्टिकल होगा ही नहीं, ठीक। तो यूके के संविधान के लिए किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं है। जब कोई आर्टिकल नहीं है तो सीधी सी बात आपको मजबूत हो जाएगा, भारत मजबूत हो जाएगा कि यूके का मजबूत हो जाएगा, भारत का मजबूत हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर विधिक है, यहाँ पर विधिक है, संसद ने कानून बनाया कि यूके के काम कैग को कुछ शक्तियां दे रही है, दूसरा कानून लिया है और यूके के कैग के शक्तियों में कटौती कर सकते नहीं कर सकते, हमारे ऐसा नहीं कर सकते, संविधान चेंज करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ का क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आगे अगर बात करें रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत का जो कैग होता है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को सबमिट करते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको सबमिट करेंगे। ये लोग इसको कहाँ रखवाते हैं, विधानमंडल में रखवाते हैं इसको, ये अपने केंद्र की विधानमंडल में, यानी कि कह सकते हैं कि संसद में विधायक, विधानमंडल वाले की विधायिका विधायिका, राज्य विधायिका क्या कहते हैं, राज्य का विधानमंडल, और केंद्र की विधायिका क्या कहते हैं, केंद्र की संसद कहते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का कैग डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट कहाँ रखवाता है, संसद में रखवाता है। अंतर हो गया, ठीक है। देखो जहाँ पर डिफरेंस और दोनों की समानता वाली बात अगर पूछी जाए तो यहाँ पर समान है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को देंगे हमारे यहाँ, लेकिन यूके का अपनी रिपोर्ट किसको देता है, संसद को देता है। और अगर देखें अगली का बात देखें तो जो भारत का कैग होता है, भारत का कैग होता है, इनको कह सकते हैं कि स्वतंत्रताएं, इनको स्वतंत्रताएं ब्रिटेन के संविधान से ज्यादा है, स्वतंत्रताएं ज्यादा है ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के कैग को स्वतंत्रताएं कम है। लेकिन वो देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, ऐसी स्वतंत्रता ब्रिटेन के कैग को प्राप्त नहीं हो। तो ब्रिटेन का कैग कमजोर है, हमारे कैग मजबूत है। लेकिन और अगर दूसरी चीज देखें तो हमारे यहाँ का कैग कंट्रोलर के रूप में कार्य नहीं करता है, ब्रिटेन का कैग कंट्रोलर के रूप में भी कार्य करता है, समझे कि हमारे पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद कैग का कार्य स्टार्ट होता है। लेकिन ब्रिटेन का कैग कुछ मामलों में कंट्रोलर के रूप में भी कार्य करता है कि कौन सा पैसा कहां पर खर्च करना है, इसमें कई बार अनुमति कौन देता है, कैग देता है। भारत में ये स्वतंत्रता इतनी नहीं होती, ठीक है। भारत में कैग का कार्य होता है, ये किसका कार्य होता है, ये संसद का कार्य होता है, लोकसभा या विधानसभा। पैसा संचित निधि में से खर्च, हमारे जो संचित निधि का संरक्षक है किसको बनाया जाता है, लोकसभा और विधानसभा को बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कैग को भी कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं ब्रिटेन के, इतना अंतर आपको ध्यान है। ये मेंस में लिखने को आपको आ सकता है, प्री में नहीं आता, ठीक है। मैं आपको मेंस में लिखने का आता है कि ब्रिटेन के संविधान कैग में और भारत के कैग में तो आपसे डिफरेंस या तुलना करवाई जाए वैसे लिख रहा है। नियुक्ति में सेम है, नियुक्ति यहाँ भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति, इनकी कौन करेंगे, क्रम सेम ही हो गया। यहाँ पर अगर देखो संवैधानिक संरक्षण, हमारे यहाँ के कैग को संवैधानिक संरक्षण दिया गया आर्टिकल 148 से 151 तक, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक संरक्षण नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रिटेन का क्राउन स्टैट्यूटरी बॉडी के काफी नजदीक है। हमारे यहाँ का जो स्टैट्यूटरी बॉडी है पैसा ही है ब्रिटेन का क्राउन, लेकिन हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये अंतर हो जाएगा क्योंकि वहां पर ये पूरा के लिए क्या किया गया, अलग से कानून बनाया जाता है। और अगर देखिए यहाँ पर रिपोर्ट किसको दी जाती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को,
ब्रिटेन का क्राउन अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट किसको रखता है, संसद में रख देता है। अगला पॉइंट, हमारे यहाँ की कैग को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त ज्यादा है, लेकिन यहाँ की कैग को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। ये एक तरीका से अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, इसके क्राउन के कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। हमारे यहाँ भी कर्मचारी ही होता है, भारत सरकार का कर्मचारी होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो काफी तक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य नहीं करता। तो ऐसा करिए टेबल के माध्यम से ये बना लो, अपनी तुलना और कहीं पे अगर बेस में लिखने को आ जाए तो बना लो। बना ली बना ली बना लो। संवैधानिक संरक्षण आर्टिकल 148 से इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसा आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लेकिन संविधान नहीं। रिपोर्ट में लिख लो हो गया सबका, हटा दें। अब देखो आगे नहीं कर संसद में कंट्रोल हाँ ब्रिटेन का कंट्रोलर भी है, ब्रिटेन का नियंत्रण भी, मतलब पैसा किस तरीके से खर्च करना है ये कौन डिसाइड कर सकता है, कुछ मामलों पूरे तक में कुछ मामलों में ब्रिटेन का क्या डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पे पैसा खर्च करना है नहीं करना है, लेकिन भारत का क्या ये नहीं करता है। भारत का क्या पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद कार्य करता है, ये पैसा खर्च हो जाने से पहले भी कार्य स्टार्ट कर देगा कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वहीं रोक देगा, ठीक है। लेकिन भारत का क्या ये नहीं कर सकता है, भारत का क्या पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद काम करेगा। मतलब ये केवल ऑडिटर है, भारत का केवल ऑडिटर है और ये कंट्रोलर भी है, ऑडिटर है, ये दोनों। तो जो वास्तव में जो कैग का जो नाम दिया गया है वो ये दोनों कार्य करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑडिटर तो और कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। पैसा को किस तरीके से खर्च किया जा रहा है ये डिसाइड नहीं करेगा हमारे पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर, हटा दें इसको। आप देखो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी हो गई है, अभी हमारी जो हम लोगों ने दो पहले देख चुके हैं, एक महान्यायवादी और दूसरा महाधिवक्ता, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने ना देखी तो 5 मिनट में दोनों को एक तौर पर रिवीजन कर देते हैं, जिसने ना देखी हो वो अभी समझ जाए और जिसने पहले तक पढ़ चुका हो वो कर लिया हो जाएगा, ठीक है। देखो दो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक को हम लोग क्या कहते हैं महान्यायवादी और एक कौन होता है, दूसरा होता है महाधिवक्ता। महान्यायवादी और दूसरा कौन सा हो जाएगा, महाधिवक्ता। महान्यायवादी को अंग्रेजी क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महाधिवक्ता को क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ये स्टेट के होते हैं, ठीक है। केंद्र का हो जाएगा अटॉर्नी जनरल और राज्य का कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। दोनों लगभग सेम होते, क्या क्या होते थे वो पता है। पहली बात महान्यायवादी की बात करें तो आपको इसका आर्टिकल ध्यान रखना है, बता दो जिसमें से पढ़ा कौन सा आर्टिकल है, 76 में आर्टिकल किसका हो जाएगा, महान्यायवादी। 89 जोड़ो, कहां पहुंच जाओगे, राज्य, पता है ना। इसमें आप 89 जोड़ोगे, 89 जोड़ोगे तो कहां पे आ जाओगे, राज्य के आर्टिकल पे आ जाओगे। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 165 में किसका प्रावधान हो जाएगा, महाधिवक्ता का। केंद्र के आर्टिकल में 89 जोड़ो, कहां पहुंचोगे, राज्य में पहुंचोगे। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का पद दिया गया है, वो आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता का पद दिया गया है। ये होते कौन है, इन दोनों की बात करें, ये भारत सरकार का कौन होता है, विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कह सकते हैं, सर्वोच्च विधिक अधिकारी या फिर भारत सरकार का वकील होता है। इसके बारे में अगर बात करें महाधिवक्ता के बारे में, तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी,
सर्वोच्च विधिक अधिकारी या फिर वकील होता है। अगर इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधिक अधिकारी है और उसको दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, केवल इतना लिखा होगा सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है, कुछ ना लिखा हमने कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केवल इतना लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधिक अधिकारी है और दोनों पदाधिकारी मिल जाए तो कौन सा लगाएंगे, महान्यायवादी, क्योंकि ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, ये पूरे भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी हो जाएगा। ये भारत सरकार का वकील होता है और ये कौन होता है, ये राज्य सरकार का वकील होता है। आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखा गया है, आर्टिकल 76 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। तो योग्यता अगर पूछी जाए किसके समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, महान्यायवादी का। पहला पॉइंट आर्टिकल 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। यही बात जब हम लोग राज्य पे आ जाएंगे तो राज्य में क्या कहा गया है, राज्य में कहा गया है आर्टिकल 165 में कि राज्यपाल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करें। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछी जाए कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। योग्यता किसके समान होती है, हाई कोर्ट के जज के समान होती है। बस पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। महान्यायवादी को पूछा जाए नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। योग्यता किसके समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। महाधिवक्ता की पूछी जाए नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। योग्यता किसके समान होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। योग्यता भी आप लोग बता देना क्या क्या होती है और आगे कई वर्ड देते। इसके आगे की बात करें, इनके कार्यकाल और वेतन भत्तों की अगर बात करें, वेतन भत्तों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 साल या 5 साल, कोई नहीं होता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसका कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता। आज राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, कल हटा सकते हैं, क्योंकि कौन है, वकील है, ठीक है। वकील मतलब विधिक अधिकारी है, तो सीधी सी बात है वकील है, अगर हमारा मन चाहे तो रखें या दूसरे वकील को कर दे, तो इसका कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। किसके प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर अगर बात करें महाधिवक्ता के संबंध में, तो ये इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे महाधिवक्ता का। वेतन भत्तों की अगर बात करें तो वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि वकील किसका है, भारत सरकार यानी कि राष्ट्रपति का वकील है। तो महान्यायवादी के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, संसद डिसाइड नहीं करती है, ध्यान रखना, ठीक है। संसद डिसाइड नहीं करती है, कौन डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ऐसे ही हम लोग राज्य के महाधिवक्ता पे आएंगे तो राज्य के महाधिवक्ता का वेतन भत्ता कौन डिसाइड करेंगे, राज्यपाल डिसाइड। यहाँ तक की बातें क्लियर। और कार्यों की अगर बात करते हैं, कार्य या अधिकार, कार्य या अधिकार, इनकी अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि जो कैग होता है, ये अटॉर्नी जनरल होता है, ये क्या क्या कार्य करता है। आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। जब भी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखेंगे, महान्यायवादी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखेंगे, राष्ट्रपति रखेंगे। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, राष्ट्रपति को विधिक मामलों पर सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को, भारतीय सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने का कार्य कौन करते हैं, महान्यायवादी करते हैं। और अगर इनके कार्यों अधिकारों की बात करें, इसको पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में, क्वेश्चन खाएंगे, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, प्रथम सुनवाई का अधिकार
सर किसी भी न्यायालय में पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में। अब क्वेश्चन क्या था कल कि केवल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, ये पूछा गया था। तो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, प्रथम सुनवाई पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। प्रथम सुनवाई के अधिकार का मतलब हो गया कि जैसे ही महान्यायवादी कोर्ट में पहुंच गया, बाकी मुकदमे साइड में हो जाएंगे, सबसे पहले किसका मुकदमा सुना जाएगा? महान्यायवादी का मुकदमा सुना जाएगा। इसके अलावा और अगर देखें, इनको सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। केवल एक नहीं होता है, कौन सा होता है? मतदान नहीं कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं इन्हीं महान्यायवादी को। संसदीय विशेषाधिकार आपको बताएंगे, पढ़ाया संसदीय विशेषाधिकार में कौन कौन से संसदीय विशेषाधिकार होते हैं? ये सबको प्राप्त होते हैं, इनको भी प्राप्त होते हैं, लेकिन बस मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी के पास नहीं होता है, क्योंकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, और जो सदन का सदस्य नहीं होगा वो मतदान करने का अधिकार नहीं रखता है। यही चीजें अगर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी लगभग यही चीजें प्राप्त होती हैं, बस एरिया चेंज हो जाएगा। तो वो राज्य की बात करेंगे तो राज्य में महाधिवक्ता को ये वाला अधिकार प्राप्त नहीं होता है, आर्टिकल 143, क्योंकि ये ऐसा अधिकार राज्यपाल को ही नहीं मिलता है। जब राज्यपाल को नहीं मिलता तो महाधिवक्ता को कहां से मिलेगा? आर्टिकल 143 जैसा अधिकार केवल राष्ट्रपति को मिलता है, ऐसा अधिकार राज्यपाल को नहीं मिलता है। तो ये वाला मामला महाधिवक्ता के समक्ष नहीं लाया जाता। विधिक मामलों पर सलाह देना किसको? राज्यपाल को या राज्य सरकार को। कौन सलाह देता है? महाधिवक्ता सलाह देता है। यहाँ पर पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में प्रथम सुनवाई का अधिकार, इनको अपने राज्य के राज्य क्षेत्र में प्रथम सुनवाई का अधिकार है किसी भी कोर्ट में। ध्यान रखिए, केवल हाई कोर्ट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था केवल सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर हाई कोर्ट केवल नहीं हो जाएगा, किसी भी कोर्ट में प्रथम सुनवाई का अधिकार होगा। जिस कोर्ट में महाधिवक्ता पहुंच जाएगा, सारे मामले साइड में, सबसे पहले किसका मामला सुना जाएगा? महाधिवक्ता का। दूसरे इनको भी सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त, महाधिवक्ता को भी सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त। वही चीज इनको भी मतदान करने का अधिकार नहीं, इनको भी मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर चीजें? बस ये दो पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? कौन सा वाला? हाँ, ये इधर नहीं है, ये वाला इधर नहीं करते। हाँ, ये बाकी हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 143 के तहत तो वैसे होता क्या है, जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय में फंस जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सलाह मांगेगा आर्टिकल 144 के तहत। तो राष्ट्रपति स्वयं तो जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, किसको भेजेगा? महान्यायवादी को भेजेगा कि जाओ पूछ के आओ इस मामले में क्या क्या करना चाहिए। ऐसा अधिकार राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह नहीं मांग सकता, अगर राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह नहीं मांग सकता तो महाधिवक्ता का भी ऐसा कोई काम नहीं होती। तो ये वाला अधिकार महाधिवक्ता का नहीं होता है। बाकी ये लगभग सेम इसके जिसमें महाधिवक्ता को एरिया, ठीक है? तो केंद्र के लिए है, ये किसके लिए है? इस तरीके ये तो लिखे हुए हैं, कोई नोट करना किसी को? हाँ, नोट करना। सर, प्रथम सुनवाई का जो अधिकार है वो केवल हाई कोर्ट में नहीं, ये राज्य क्षेत्र, राज्य के राज्य क्षेत्र कहीं पर भी, ये वाला भारत के राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और ये राज्य के राज्य क्षेत्र में, हाँ, पूरे राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी भी कोर्ट में जा सकता है, प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। केवल हाई कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। पेपर भेजा था, बाकी क्वेश्चन देखे उसके पेपर भेजा में बाकी क्वेश्चन देखे नहीं देखे, वही नहीं है ऑलरेडी वाले देखे, बाकी भर्ती नहीं देखे हुए हैं, क्या क्या पूछा क्या क्या नहीं पूछा। पेपर तो बोल के देखा करो, ये तो पता लगे कि हाँ क्या क्या पढ़ रहा है, क्या क्या ना पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना ध्यान रह रहा है, सब चीजें जरूरी है। नहीं, हमने कहा था कल 9 बजे तक, आज 8 बजे। अच्छा, आज तो आपको ठीक क्लास नहीं, अब 8 बजे से रहेंगे। कल समय परसों तभी ठीक नहीं थी, कल थोड़ा सा 2 दिन से काफी थोड़ा सा था, तो हमने परसों ही कहा रात में 9 बजे कर देंगे, इसीलिए 9 बजे से करते रहता था।
अब आगे जो क्लास हुई वो अपने टाइम से लेंगे आप हटा दें। ये आर्टिकल 143 से रहे जब भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है, ठीक है, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को अगर समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे क्या करेंगे तो ऐसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां दी गई, सलाहकारी शक्तियां। भाई सलाहकारी शक्तियां सलाह किससे करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह करेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह करेगा तो राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए कौन जाएगा, महान्यायिक। ठीक है जी, ये होता है। हटा दें। अब आगे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी कंप्लीट। कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पढ़नी है, इसके बाद अगली वाली आ जाती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगली आ जाती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सब महाधिवक्ता में सलाहकारी शक्तियां नहीं होती है ना? नहीं, महाधिवक्ता को सलाहकारी शक्तियां नहीं होती है। अगर राज्यपाल किसी विषय पर फंस जाएगा तो हाई कोर्ट से नहीं पूछेगा, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा, राष्ट्रपति खुद नहीं निकलेगा। ठीक है, तो राज्यपाल के पास किसी प्रकार की हाई कोर्ट से सलाह लेने की शक्तियां नहीं होती। जैसे यहाँ पर 143 है, इसके समकक्ष राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं होती। इस तरीके आगे जो हमारी आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आगे पहली बॉडी आ जाती है मानवाधिकार आयोग। पहला टॉपिक ले लेते हैं मानवाधिकार आयोग। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसी में है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी तो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिनका किसी न किसी कानून के माध्यम से स्थापना नहीं कराई उनको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं अगर सरकार ने अपने आदेश से कोई संस्था स्थापित की हो उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह देंगे। बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है और उनके लिए सरकार ने कोई कानून बना दिया, उसके माध्यम से वो चल रही है, बाकायदा ठीक ढंग से चल रही है, उनको लोग स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर लेते मान लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना वैसा है, हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2005 में एक एक्ट लाया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसको उन्होंने बाहर ले दिया, इसको यहाँ पे देख लीजिए। तो जो बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बाकी बची हुई वो सब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, चाहे वाली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे स्टैट्यूटरी, दोनों को दे देंगे। और पहला आपका कौन सा रहता है, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की बात करें तो दो लेवल पे मानवाधिकार आयोग कार्य करता है, नेशनल के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है, NHRC, और दूसरा कौन सा SHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, और दूसरा का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। पहले कौन सा देख लेते हैं, पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख लेते हैं, बाद में 2-4 पॉइंट बचेंगे वो किसका अपने आप लगा 2020 के बारे में, SHRC वाला अपने लगा दोगे स्टेट वाले के। पहले NHRC देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या क्या होता है। तो राज्य के मानवाधिकार आयोग की बात करें तो पहला पॉइंट आपको मानवाधिकार आयोग के बारे में ध्यान रखना है, एक ऐसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये हो जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कोई ना कोई कानून लाया गया होगा, तो कानून कब लाया गया था, इसके लिए एक्ट लाया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, NHRC। तो पहला पॉइंट जो जानना है कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है। आपसे रिजल्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 बॉडी दे देगा, अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी का संविधान उल्लेख नहीं है, या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जिसका संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख ना मिले वो कैसी बॉडी हो जाएगी,
सांविधिक, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सांविधिक संस्था। तो ये कैसी संस्था हो जाएगी, सांविधिक संस्था हो जाएगी, स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। इसका गठन किया गया था मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को गठन किया गया था। अब इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें बाद में कई बार चेंजेस भी हुए हैं। 2006 में एक बार संशोधन हुआ था और एक बार भी रिसेंट था 2018-19 के आसपास एक बार संशोधन हुआ। तो वर्तमान के साथ उसको देखते किस तरीके से संरचना की अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पहला पॉइंट देखना है कि जितने भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब होते कौन कौन है, अध्यक्ष या सदस्य में होते कौन कौन है, तो अध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान में कॉन्सेप्ट ये चलता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, रिटायर्ड होना। पहले केवल मुख्य न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट चलता था कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही इस NHRC का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अब कहा गया कि चाहे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या रिटायर्ड कोई अन्य न्यायाधीश हो, उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा और अगर बात करें तो अध्यक्ष के बाद सदस्यों में अगर बात करें तो सदस्यों में एक व्यक्ति किसी राज्य के हाईकोर्ट का रिटायर्ड या वर्तमान न्यायाधीश, और खासकर ये चीफ होता है किसी राज्य का, या तो रिटायर्ड हो या फिर वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश हो। सामान्यतः चीफ होता है, लेकिन अगर चीफ न्यायाधीश नहीं भी है तब भी किसी और व्यक्ति को भी, किसी अन्य न्यायाधीश को भी उस राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग का एक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा दो लोग और होते हैं, दो सदस्य और होते हैं। ये दो सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मानवाधिकारों के संबंध में विशेष ज्ञान हो, ठीक है, मानवाधिकारों की जानकारी रखते हो, मानवाधिकारों के बहुत सेंसिटिव रहते हो, ऐसे लोगों में से कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। एक व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्तमान चीफ जस्टिस होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है। चार तो ये हो जाते हैं, ठीक है, चार लोग ये हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ सदस्य होते हैं जो NHRC में शामिल किए जाते हैं, जैसे कि आपका ये होता है NCDC, ठीक है, अभी जोड़ दिया गया, पहले ये नहीं था। NCDC का अध्यक्ष, NCDC का अध्यक्ष ये भी कौन होता है, ये NHRC का सदस्य होता है। इसके अलावा अगर देखें NCSC का अध्यक्ष, इसके अलावा NCST का अध्यक्ष, और अगर देखें जो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, ये सब कौन होते हैं, ये सब NHRC के सदस्यों में शामिल होते हैं। ठीक है, तो मल्टी मेंबर वाला ये हमारा संस्था हो जाती है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एक हमारा अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, ये कौन हो सकता है, ये हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। सदस्यों में अगर बात करें तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्तमान या सामान्यतः चीफ जस्टिस होता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो अपवाद के तौर पे किसी अन्य न्यायाधीश को भी उसका सदस्य बना सकते हैं। दो और लोग होते हैं जो किसी न किसी तरीके से मानवाधिकार की नॉलेज रखते हो, मानवाधिकारों के प्रति सेंसिटिव रहते हैं। और अगर बात करें तो जो बैकवर्ड क्लासेस है जो भी बनाए गए 2018 में, इसके अध्यक्ष को इसके सदस्य के रूप में शामिल करते हैं, NCSC के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल करते हैं, NCST के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल करते हैं, और अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष भी इसके सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य हो जाएंगे, और ये कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अध्यक्ष। ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सदस्यीय निकाय होता है, इसको लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इसके बारे में और क्या क्या होती है, इनके अगर हम लोग कार्यकाल की अगर बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
तो ये लोग 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने। पहले 5 वर्ष होता था, पहले होता था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, अब इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ये लोग क्या करेंगे अपने पद पर बने रहेंगे। ये बात से स्टार्टिंग से देख लो कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका कौन से कानून के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा इसका गठन किया गया। डेट पूछी जाए 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। पहला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खासकर डेट में कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, डेट इधर उधर कर देगा और डेट में ही गड़बड़ कर देगा, डेट से क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसकी संरचना में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड अन्य न्यायाधीश, ये अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों में हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड सामान्यतः हो चुका हो। अगर चीफ नहीं मिलेगा तो अन्य रखेंगे, अगर चीफ मिल जाएगा तो चीफ को ही रखेंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य जिनको मानवाधिकारों के संबंध में विशेष जानकारी हो। और कौन कौन सदस्य होता है, एनसीबीसी का अध्यक्ष, एनसीएससी का अध्यक्ष, एनसीएसटी का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये सब कौन होते हैं, इसी मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्य कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की बातें, ठीक है, बिना देखे बता दो, बोर्ड पे नाम दर्ज जाए ऐसे करके बता दो। डेट बता दो कब बना था, 12 कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बताओ इसका अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष होता है। सदस्यों में बता दो, नंबर 1 हाई कोर्ट का, सदस्यों में हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। नंबर 2 दो और 3 इकट्ठे हो जाए, ठीक है। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मानवाधिकारों के संबंध में विशेष जानकारी हो। और कौन होता है, एनसीएससी का सदस्य अध्यक्ष, एनसीबीसी का अध्यक्ष, एनसीएसटी का अध्यक्ष और महिला आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का। ये 5 आयोग होते हैं। इन 5 आयोगों के अध्यक्ष को किसमें शामिल करते हैं, एनएचआरसी के संस्था में शामिल करते हैं। ये पहले नहीं होता था, ठीक है, एनसीबीसी पहले नहीं होता था, तो एनसीबीसी जो ये बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा किया गया तब इसको शामिल किया गया है। पहले ये हमारा अलग आयोग नहीं था, इसमें शामिल करके। तो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, तो इन तीनों को किसमें शामिल किया गया है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यकाल पूछा जाए तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं, 65 वर्ष तक बने रहते हैं। अब मान लिया कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो 65 वर्ष में रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद 3 वर्ष खाली बैठा रहा, ठीक है, 3 वर्ष तक उसको कोई काम ही नहीं मिला। अब ये क्या हो गया, 68 वर्ष का हो गया। जब 68 वर्ष का व्यक्ति हो गया तब इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो कितने समय तक रहेगा, 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक नहीं रहेगा। तो ये 70 वर्ष पूरा हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा रिटायर। और वहीं पे अगर ये 66 वर्ष एक ही साल बाद अगर मृत्यु हो जाएगा तो 69 में रिटायर हो जाता, तो 70 की डिमांड नहीं करता, तो या तो 3 वर्ष पूरे हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। ये इनका कार्यकाल होता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, सबका सेम होता है। क्लियर याद रखिए बातें, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहला पॉइंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहला पॉइंट ये है एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी, ये है एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी, सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला पॉइंट, मानवाधिकार आयोग अधिनियम, मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993, मानवाधिकार
मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से, मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से राज्यों के लिए भी बनाया गया था। अधिनियम ये केंद्र के लिए NHRC और राज्यों के लिए SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो एक्ट यही करता है। अगला पॉइंट, अगली संरचना, संरचना इसके क्या चीज मानवाधिकार आयोग में हाँ, एक महिला का होना निश्चित रूप से अनिवार्य है या नहीं? मानवाधिकार आयोग में सदस्य में हाँ अनिवार्य नहीं, वो भी इसके संरचना में जितने भी हैं कोई जरूरी नहीं, वो भी सकते। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अगर अध्यक्ष को अगर शामिल करें, ये मतलब लिखा नहीं गया है कहीं पे, मैंने पढ़ा इसीलिए पूछा। हाँ से लिखा नहीं गया कहीं पे, सामान्यतः शामिल कर लेते हैं। उसमें लिखा मेंशन किया कि एक महिला का होना अनिवार्य है सदस्य के रूप में। नहीं, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, मतलब किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये सामान्यतः शामिल करते हैं। सामान्य सर संवैधानिक निकाय को कैसे लिखा मतलब जाएगा? जो एक्ट है, एक्ट में ये चीज मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब इसी में लिखा है ये चीज लाइन मेंशन की हुई है। हाँ मतलब शामिल कर लेते हैं फिलहाल, और अनिवार्य है। हाँ ये फिलहाल हमने नहीं पढ़ा अनिवार्य है, फिलहाल हो भी सकता है कि अनिवार्य हो, क्योंकि सीधी बात है कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के मानवाधिकार तो यूनिवर्सल आ जाते हैं। तो जो मानवाधिकार है हमारे यूनिवर्सल है, ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं। मानवाधिकार होते हैं ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं, मतलब ये कि इससे संबंध नहीं कि ये पुरुष का ही है या महिला के, मानवाधिकार तो सभी के हैं, ठीक है। तो अनिवार्य तौर पे मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है कि अनिवार्य तौर पे लिखा हो। ये एक लाइन पढ़िए सर। अच्छा हाँ, तो हो सकता है अनिवार्य तौर पे शामिल किया हो। फिलहाल सिर्फ महिला आयोग को शामिल करते हैं, तो महिला आयोग को शामिल करेंगे तो महिला आयोग तो अपने आप शामिल हो जाता है। हालांकि महिला आयोग का भी अध्यक्ष महिला होगी जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः महिला आयोग के अध्यक्ष महिला को ही बना दिया जाता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि मतलब अनिवार्य हाँ तो अनिवार्य हो भी सकता है या नहीं? अनिवार्य हो भी सकता है, ये बार हमने नहीं पढ़ा है कहीं पे, हो भी सकता है कि अनिवार्य हो, ठीक है, क्योंकि ये मानवाधिकार जो है ये न्यूट्रल होते हैं, जेंडर न्यूट्रल होते हैं, तो ये शामिल कर लिया क्योंकि हो सकता है बाकी ये सब कौन है, ये पुरुष हैं, तो एक महिला को शामिल कर लें ताकि महिलाओं के अनिवार्य रूप से शामिल हो सके, हो भी सकता है अनिवार्य, ठीक है। अगला पॉइंट उसका भी नोट कर क्या लिखा, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, हाँ संरचना में लो, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति करने के लिए तो राष्ट्रपति एक समिति की सलाह लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे उस नियुक्ति में अकेले ऐसा नहीं कि सरकार ने बता दिया इनको नियुक्त करो, एक कमेटी होती है, वो कमेटी रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति से कि इन लोगों को नियुक्त करो। वो कमेटी में अलग अलग लोग शामिल होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री शामिल होगा, कैबिनेट मंत्री वाला शामिल होता है, विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, कई लोगों से मिलकर कमेटी बनती है। कमेटी भी आगे देखेंगे, मतलब ये है कि केवल राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सिफारिश पर नियुक्त नहीं किया जाता, इसकी नियुक्ति के लिए विपक्ष के लोगों को भी शामिल कर देते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता, उसको भी शामिल करते हैं, जो कमेटी राष्ट्रपति को सिफारिश देगी, ठीक। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट, अब पहला पॉइंट लिखो बना के, अगला पॉइंट लिखो, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश,
कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है अभी 2022 में या 2021 में साथ तो संशोधन हुआ था इसमें। हो सकता है उस बारे में ये शामिल किया गया हो कि महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया हो। तो ये अगर महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करते हैं तो आ सकता हो सकता है उसी में हो, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ा लिखा है अनिवार्य है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से नया वाला संशोधन 2006 के बाद संशोधन कब हुआ था? 2022 में 2021 में साथ हुआ था, उसी में कार्यकाल वगैरह सब चेंज किया गया। तो उसमें हो सकता है महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया, क्योंकि अब तो ये मानवाधिकार तो वैसे बहुत कार्य होने लगे हैं। जरा सा कोई बात तो मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, तो मानवाधिकारों को लेकर इतनी ज़्यादा बात हो रही है। अब तो अभी वो एक और केस चला था, वो डॉग्स वाला, ठीक है, डॉग्स वाला। तो अब उसको लेकर आयोग की डिमांड हो रही है। जैसे एक बार पशु वाला को एक अलग से एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो चलता है, एक आयोग की डिमांड हो रही है कि पशुओं के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाए, पशु कल्याण के लिए। तो आप चूंकि हम लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज शामिल की गई होगी। तो महिला अगर देखा तो एक पॉइंट लिख लेना कि महिला सदस्य को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं? सदस्य में लिखो नंबर 1 हाईकोर्ट का सदस्य में लिखो, हाईकोर्ट का रिटायर या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सदस्यों में अगला पॉइंट लिखो। तो ऐसे सदस्य जिनको मानवाधिकारों से संबंधित विशेष जानकारी या अनुभव हो गया। अगला देखो, एनसीबीसी का अध्यक्ष, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी का अध्यक्ष कौन सा? जैसे जो एनसीबीसी का अध्यक्ष होगा उसको इसका सदस्य बना दिया जाएगा, एनएचआरसी का, ठीक है। जो जैसे एनसीबीसी हमारे आयोग चलते हैं, इनका ये अपने आयोग में तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन जब मानवाधिकार आयोग को किसी तरीके का डिस्कशन किया जाएगा तो इनको सदस्य के रूप में बुला लिया जाएगा। ये सदस्य के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो इनको पदेन कहते हैं। ये कहते हो ये पदेन सदस्य होते हैं, मतलब जो व्यक्ति एनसीबीसी का अध्यक्ष होगा वो अपने आप इसका सदस्य हो जाएगा। जैसे हम लोग राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो व्यक्ति एनसीबीसी का अध्यक्ष होगा वो पदेन रूप से यहाँ का सदस्य हो जाएगा। ये चीज इस पे भी लागू होती है, इस पे भी, इस सब पे इसी तरह सेम प्रोसेस लागू होता है। नंबर 1 एनसीबीसी का अध्यक्ष। अगला पॉइंट सदस्य इसके लिए रखे जाते हैं ताकि कोई विचार विमर्श कर सके, या मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस की अगर मानवाधिकारों से संबंधित कोई मुद्दा है तो जितनी जानकारी बैकवर्ड क्लासेस के बारे में इनको होगी उतनी दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी। एससी के बारे में जितनी जानकारी इस आयोग को होगी उतने दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी। इसीलिए इन लोगों को शामिल कर लेते हैं ताकि इस आयोग की संरचना को व्यापक रूप से बनाया जा सके। एनसीबीसी का अध्यक्ष, दूसरे को एनसीएससी का अध्यक्ष, एनसीएससी का अध्यक्ष, एनसीएसटी का अध्यक्ष, एनसीएसटी का अध्यक्ष, तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष,
अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, अल्पसंख्यक वाली और राष्ट्रीय महिला आयोग वाली, और ये तीनों कैसे हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। तीनों ने देख ली। ये कौन सा है 338, ये कौन सा है 338 ए और ये कौन सा है 338 बी। ऐसे ये तीनों आर्टिकल में देख लिए हैं, तीनों कर देंगे। अगला पॉइंट लिख लो, उसका मतलब कार्यकाल। ये पॉइंट लिख लो कि एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला लिख लो कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल में लिखो मानवाधिकार आयोग के, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, अपने पद पर बने रहते हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब देखो, अगर इस पदावधि से पहले का पद खाली कराना तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे कैसे करके कोई तरीके की प्रोसेस है। पहला क्या हो सकता है, या तो अपना इस्तीफा सौंप दें। इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। या तो राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा सौंप दें, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, या तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तब उस व्यक्ति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अगर किसी समय ये सवेतन, किसी समय ये सवेतन कोई लाभ प्राप्त करते हैं, तब भी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, इनके पद से हटा सकते हैं। और अगर देखिए इसके अलावा अगर ये कार्य करने में अक्षम है, कार्य करने में अक्षम है, कार्य करने की स्थिति नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हटाएंगे, ठीक है। पद से तो हटा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं हटाएंगे। इस मामले में राष्ट्रपति परामर्श किससे लेते हैं, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से। अगर उच्चतम न्यायालय सलाह दे देता है कि हाँ इनको इनके पद से हटा दो, तभी राष्ट्रपति इनको उनके पद से हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी या नहीं होगी? उच्चतम न्यायालय से मान लिया किसी व्यक्ति किसी अधिकार अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है, राष्ट्रपति ने मामला उसको भेजा, उच्चतम न्यायालय को भेजा, उच्चतम न्यायालय ने जांच करी और जांच करने में कह दिया कि हाँ इनको हटा दो, तो अब ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नहीं है? या उच्चतम न्यायालय मना कर दिया इनको ना हटाओ, बाध्यकारी, ठीक है। उसको हटाना या ना हटाना उच्चतम न्यायालय ने कह दिया तो राष्ट्रपति पर ही बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को उसके पद से हटाना पड़ेगा और उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया तो नहीं हटा सकते। जब तक उच्चतम न्यायालय नहीं कहेगा, जब तक उच्चतम न्यायालय नहीं कहेगा तब तक इनको इनके पद से हटा नहीं सकते हैं। तो ये मानवाधिकार आयोग की इस मामले में स्वतंत्रता हो जाती है। तो इनको हटाना इतना आसान काम नहीं है। अगर राष्ट्रपति हटाएंगे तो किसके कहने पर हटाएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कहने पर हटाएंगे। लेकिन बाकी पदाधिकारियों की अपेक्षा थोड़ी सी प्रक्रिया सरल होगी। कैद की अपेक्षा क्या होती है, सरल कैद की प्रक्रिया कठिन। कैद को कैसे हटाते हैं, जैसे इसको हटाते हैं वैसे कैद को हटाते हैं, और इसको कैसे हटाएंगे, इसके कहने पर कैद को हटाते हैं। इसने जांच करी तो राष्ट्रपति से कहने हटा दो, तो राष्ट्रपति हटा देंगे। कई बार अगर मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो, अगर उच्चतम न्यायालय सरकार के कंट्रोल में काम करने लगे, कैसे नहीं हो सकता है, तो उच्चतम न्यायालय अगर सरकार के प्रभाव में काम करने लगे, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल तो हमारे न्यायपालिका जो है काफी हद तक स्वतंत्र है और सरकार से भी ऊपर कार्य करती है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस कोई समय ऐसा आ जाए कि न्यायपालिका ही सरकार के प्रभाव काम करने लगे, तो मानवाधिकार आयोग किसके कंट्रोल में एक तरीके से हो जाएगा, सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जब उच्चतम न्यायालय हमारा सरकार से ही ऊपर बढ़ के ही कार्य करता है, तो
सीधी बात है काहे को सरकार के प्रभाव काम करेगा। लेकिन अगर बाई चांस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर सोचे इस तरीके की, तो मानवाधिकार आयोग एक प्रकार से किसके कंट्रोल में काम करने लगेगा, सरकार के कंट्रोल में काम करेगा। ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कहीं भी अगर आपसे ये मेंस में आप किस तरीके से सोच के लिख सकते हैं, मेंस में अगर इस तरीके से लिखने को है तो आप इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के पॉइंट सोचा करो, कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है। तो इसके कार्यकाल को इससे पहले कैसे खाली कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, या तो इस्तीफा सौंप दें, किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को, या फिर अचानक इनकी मृत्यु हो जाए तब भी पद खाली हो जाएगा, या तो सवेतन अगर नाम ग्रहण कर रहे हैं कोई तब भी राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, या फिर कार्य करने में सक्षम नहीं है तब भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की सलाह पर ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, इतनी चीजें इनके कार्यकाल को समाप्त करने से संबंधित है। अगला पॉइंट उसके आगे नोट करो। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, उसी में लिखो, हाथ से लिखो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पूर्व, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में इनका पद खाली हो जाए। निम्नलिखित परिस्थितियों में इनका पद खाली हो जाएगा। नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित, नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा, राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा। नंबर 2, अचानक मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर। नंबर 3, सवेतन यानी कि वेतन सहित सवेतन कोई अन्य लाभ ग्रहण करने पर, सवेतन कोई अन्य लाभ ग्रहण करने पर। नंबर 4, कार्य करने में अक्षम होने पर, कार्य करने में अक्षम होने पर, अक्षम मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं, कार्य करने में अक्षम होने पर। राष्ट्रपति के द्वारा कार्य करने में अक्षम होने पर, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के बाद पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इनके कार्यकाल को समाप्त करने की प्रक्रिया हो गई। अब कार्य क्या क्या होता है इसको कल करेंगे। ठीक है, यही तथ्य आगे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी काफी है स्टेट्यूटरी। ठीक है, इन सबको देखेंगे मेरे ख्याल से 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा पंचायती राज। मेन टॉपिक इसके बाद आपका पंचायती राज है, कोई खास टॉपिक में नहीं आएगा। ठीक है।